नमस्कार, आप सबका स्वागत है। सभी बच्चों को मेरा स्नेह आशीर्वाद। आज मुख्यमंत्री निःशुल्क अभ्युदय योजना कोचिंग योजना के तहत हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर 2 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स CHEMICAL केमिकल काइनेटिक्स हम आपको पिछले टर्म पे पढ़ा रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 2 आज हम लोगों को डिस्कस करना है। लेक्चर 2 देखिए भाई, फिर से हम आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देते हैं, पुरानी चीज़ों को आपको याद करा देते हैं कि पिछले टर्म पे हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, हमने क्या क्या चीज़ें सीखी थी। तो देखिए लेक्चर 2 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। देखिए भाई, हमने पिछले टर्म पे आपको बताया था कि रेट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का रेट का एक्सप्रेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखा जाता है। कई बार नीट में जेईई में यह प्रश्न आया हुआ है। तो रेट लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स में रेट क्या है। मैंने आपको बताया था कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट समय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन होता है, दैट इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन। और मैंने पिछले टर्म पे ये भी बताया था कि अगर कोई भी रिएक्शन इस टाइप की है कि A मोल A के, B मोल B के, C मोल C के और D मोल D के बन रहे हैं, ये आपका रिएक्टेंट है जिसमें A के A मोल, B के B मोल, C के, और ये आपका प्रोडक्ट है। मतलब A और B आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, करके C और D बना रहे हैं। C के कितने मोल? C बन रहे हैं, और D के कितने मोल? D बन रहे हैं। तो इसके लिए रेट अगर मैंने पिछले टर्म पे बताया था, रेट हमको लिखना है, तो मैंने ये कहा था जो रिएक्टेंट हैं, जो अभिकारक हैं, अभिकारक के रेट को लिखते समय मतलब कि कंसंट्रेशन का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम नेगेटिव में लेंगे और दूसरे वाले को हम पॉजिटिव में लेंगे, तो प्रोडक्ट को हम पॉजिटिव में लेंगे। यही मैंने बताया था dA/dt इज इक्वल टू -1/b dB/dt इज इक्वल टू +1/c dC/dt इज इक्वल टू +1/d रेट dt/dt। तो ये हमारा बेस इक्वेशन था, और बेस इक्वेशन का रेट ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया था, और ये रेट का एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेशन था। इंस्टेंटेनियस रेट था। तो अगर इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम आपको, जो कि आपके नीट के बुक में दिया गया है, अगर हम इसी बेस रिएक्शन की बेसिस पर कराएं तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। देखिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप सॉल्व करिएगा मेरे साथ, आप लिखते चलिएगा। जैसे मैंने लिखा कि ट्वाइस HI, ट्वाइस ये आपका बेस रिएक्शन है, ट्वाइस HI चेंज होके बना रहा है, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये बनाता है H2 + I2। देखिए भाई, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड। पढ़े होंगे ना आप लोग, तो पढ़े होंगे हाइड्रोजन आयोडाइड, बहुत आसान चीज़ है। हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड को जब गर्म किया जाता है तो वह टूट के हाइड्रोजन देता है, और क्या देता है? आयोडीन। केमिस्ट्री ये कहती है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन का हीटिंग ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड which gives hydrogen iodine, write down the expression of rate for this reaction। तो कैसे लिखेंगे भाई? देखिए हम लिखेंगे कैसे, मैंने आपको बताया है, बोलते चलिए मेरे साथ। रेट बराबर रिएक्टेंट कौन है? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड है, और इसके हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोल बने, कितने मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2। और चूंकि रिएक्टेंट है इसलिए रिएक्टेंट के सामने हम माइनस साइन लगा, तो ये माइनस साइन लगा दिया, -1/2। ओके, फिर DHI मैंने पिछले टर्म पे बताया था, DHI अपान क्या? DT इज इक्वल टू देखिए भाई बताइए, इज इक्वल टू हम प्रोडक्ट में आ गए। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का रेट लिखते समय D यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लगाएं, कोई मतलब नहीं है, 1 ही रहेगा, तो प्लस DH2 अपान क्या? DT इज इक्वल टू
फिर यहाँ पे क्या लगाइए प्लस, यहाँ पे कुछ भाई प्लस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते समय प्लस साइन लगाते हैं। मैं आपको बताया था कि प्लस साइन यह इंडिकेट करता है कि टाइम के साथ में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, फिर आगे क्या है di2/dt। तो ये रेट है किसके लिए, हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन अगर किया जाए तो हाइड्रोजन और आयोडीन मिलता है। अगर इसका रेट लिखा जाए तो -12 DHI/dt इज इक्वल टू प्लस DH2/dt इज इक्वल टू प्लस DI2/dt। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है भाई, माइनस साइन यह इंडिकेट करता है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, DECREASE, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अब प्लस साइन क्या दिखा रहा है, प्लस साइन यह दिखा रहा है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये पुरानी बात थी, मैंने उसी पर आपको आपके नीट के किताब में जो बेसिक बुक है आपकी केमिस्ट्री की 10+2 लेवल की, उसमें यह एग्जाम्पल दिया गया है। तो आप लोग किए भी होंगे, लेकिन फिर चूंकि आज केमिकल काइनेटिक्स की चर्चा हो रही है तो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके नीट में भी पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, दूसरा एग्जाम्पल इसको मैं इरेज कर रहा हूं, सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए भाई Hg का मतलब क्या भाई, मरकरी लिक्विड स्टेट में, इसकी रिएक्शन जब क्लोरीन से होती है तो क्या बनाता है, ये बनाता है HgCl2, ये बनाता है HgCl2, HgCl2, ठीक है। तो बताइए भाई इसका नाम बताइए आप लोग, Hg लिक्विड स्टेट में है, इसका नाम सब बच्चे बोले मरकरी, क्या है भाई, पारा इसी को कहते हैं ना, MERCURY, मरकरी। ये तो आप जानते ही हैं क्लोरीन गैस है, CHLORI, क्लोरीन गैस है। इसका नाम बताएं, इसका नाम मर्क्यूरस क्लोराइड की मर्क्यूरिक क्लोराइड, हाँ मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक MERCURIC, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड CHLORIDE, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ओके, मर्क्यूरिक क्लोराइड। अच्छा ये मर्क्यूरस क्लोराइड क्या होता है जी, यही मैं बता दूं, तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड ना, और इसी का नाम, इसका नाम है नोट कर लीजिए मर्क्यूरस, आया नहीं है यहाँ पे तो मर्क्यूरिक है, लेकिन चूंकि इसी से रिलेटेड मिलता जुलता है, कई बार ये कंफ्यूज करता है, कई बार एग्जाम में भी आया है कि Hg2Cl2 मर्क्यूरस एक मर्क्यूरिक। तो आप जानते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को अस कहते हैं। अगर कोई भी आयरन है, आयरन का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और +3 है, तो जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें हम अस लगाते हैं, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें हम इक लगाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी, यहाँ +2 है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम इक लगाते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम, तो यहाँ पर Hg+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हमने क्या लगाया, हायर ऑक्सीडेशन इक लगाया। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा, तो +1 के कारण इसको हमने लिखा मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, ओके, मर्क्यूरस क्लोराइड। अच्छा इसी का एक नाम और है भाई, आप लोग लिख लीजिए, कैलोमल, CALOMEL, कैलोमल। देखिए ये पूछा एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है कि Hg2Cl2 को क्या कहा जाता है, Hg2Cl2 को कैलोमल कहा जाता है। तो देखिए भाई हम यहाँ पर थे, मरकरी की रिएक्शन जब क्लोरीन से होती है तो HgCl2 बनता है, HgCl2 का नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो अब इसका रेट अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताइए भाई, इसका रेट अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताइए आप लोग। रिएक्टेंट Hg और Cl2 है, रिएक्टेंट का रेट लिखेंगे तो उसके पहले हम लोग पॉजिटिव साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे, जब प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे तो उसको पॉजिटिव साइन। रिएक्टेंट का रेट लिखते समय माइनस साइन और प्रोडक्ट का रेट लिखते समय पॉजिटिव साइन। तो देखिए माइनस, फिर उसके बाद क्या, यहाँ पे कुछ लगे, हाँ भाई 1 है, 1 तो 1 यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं, DHG अपान क्या DT, माइनस साइन क्यों, चूंकि ये रिएक्टेंट है,
इज इक्वल टू, फिर बताइए भाई माइनस साइन dCl2 अपान dt इज इक्वल टू, आगे बताइए, आगे बताइए भाई, इज इक्वल टू प्लस डी, यहाँ पे क्या हुआ HgCl2 अपान क्या dt, यही ना। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय टाइम पास होगा, वैसे वैसे मरकरी की कंसंट्रेशन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, अपक्रिया की रेट भी घटती जाएगी, अपक्रिया की दर भी घटती जाएगी, स्पीड जिसको हम कहते हैं वो भी घटती चली जाएगी। प्लस साइन क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे HgCl2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसका रेट मतलब प्रोडक्ट HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो भाई देख लीजिए, पुराना जितना कॉन्सेप्ट था उसी को हम लागू कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपको ऐसे ही रेट का एक्सप्रेशन लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग लिखिएगा इसको अपने से, 5Br माइनस प्लस 6H प्लस BrO3 माइनस एक्वस, सब एक्वस हैं, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। तो देखिए भाई, ये Br माइनस एक्वस स्टेट में किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है H प्लस, और ये BrO3 माइनस है एक्वस स्टेट में, ये प्लस है, इसके साथ प्लस में बनता क्या है, बनता है 3Br2, 3Br2, ये भी एक्वस स्टेट में, और प्लस 3H2O, H2O माने वाटर, ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट। तो देखिए भाई, Br माइनस की अपक्रिया होती है किसी एसिड से, ब्रोमिक एसिड ब्रोमाइड BrO3 माइनस, ये आपस में तीनों रिएक्शन करते हैं। यह रिएक्शन आयनिक फॉर्म में लिखी गई है। ये पर ब्रोमिक एसिड, इससे H निकल गया, फिर Br2 बना और H2O बना। तो अब बताइए, यह कोई एक रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन के लिए आपसे रेट पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेट, लेकिन मैं इस बार कह रहा हूं कि आप इसका एवरेज रेट लिखिए। अभी तक तो आप इंस्टेंटेनियस रेट लिखते थे, एवरेज रेट। तो बताइए भाई एवरेज रेट कैसे लिखा जाए, माइनस साइन लगाएंगे, पहले रिएक्टेंट में ये है, ये है, ये है, तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन का वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये कोफिशिएंट को इंक्लूड करते हुए हम लोग माइनस के साथ लिखेंगे। तो माइनस, अब बताइए भाई 5 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 5/1/5, फिर क्या डी, हमको लिखना है एवरेज रेट। तो एवरेज रेट का मतलब डेल्टा, अब फिर स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एक्टिव मास मैं बताया हूँ Br माइनस, और यहाँ पर क्या डेल्टा टी। फिर आगे बताइए भाई, यहाँ पर 6 है चूँकि रिएक्टेंट है, तो ये 6 अपान में जाएगा ना, तो 1/6, फिर डेल्टा, और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में क्या H प्लस अपान क्या डेल्टा टी। डेल्टा साइन ये दिखा रहा है कि आप एवरेज रेट लिख रहे हैं, लेकिन अगर डी लिख देते तो इंस्टेंटेनियस रेट। इज इक्वल टू, बोलिए भाई, इज इक्वल टू माइनस साइन, आपकी बार क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 कोई मतलब नहीं है, तो BrO3 तो डेल्टा, फिर बताइए BrO3 माइनस 1 अपान क्या डेल्टा टी इज इक्वल टू, बोलिए भाई। अब प्रोडक्ट में आए ना, तो प्रोडक्ट में ब्रोमीन है और H2O, तो प्रोडक्ट को लिखते समय, प्रोडक्ट का रेट लिखते समय हम लोग प्लस साइन लगाते हैं, प्लस साइन लगा लिए, 1 अपान क्या 3, और यहाँ पे क्या डेल्टा, यहाँ पे क्या Br2 अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/3 डेल्टा H2O अपान क्या डेल्टा टी, यही है। तो देखिए भाई, यह 5Br माइनस या कोई रिएक्शन थी, आयनिक फॉर्म में है, इसका जब रेट हमने लिखा एवरेज रेट, तो जहां पर डी लिखते थे वहां हमने डेल्टा लिख दिया, बस काम इतना सा है, और ये हमारा रेट का एक्सप्रेशन आ गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपकी बुक में, बेसिक बुक जो NCERT की है उसमें दिया गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, वो क्वेश्चन आप लोग करिएगा, लिखिए, नोट करिए क्वेश्चन।
इन ए रिएक्ट, क्वेश्चन लिखिए, इन ए रिएक्शन, क्वेश्चन लिखिए, इन ए रिएक्शन, इन ए रिएक्शन, इन ए रिएक्शन, इन ए रिएक्शन 2A चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। देखिए भाई, कोई एक केमिकल रिएक्शन है, कोई एक केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन क्या है, 2A चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। ए के कितने मोल है, 2 मोल है। ये किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। किसी केमिकल रिएक्शन में द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए की सांद्रता घटती है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज, द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज, द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में ए की कंसंट्रेशन 0.5 से कम होके 0.4 हो गई। तो व्हाट इज द, लिख लीजिए, व्हाट इज द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, व्हाट इज द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए भाई, मैं फिर से समझा रहा हूं कि यह कोई एक रिएक्शन है, रिएक्शन में ए के 2 मोल हैं, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो ये कह रहे हैं कि पहले इसकी कंसंट्रेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको। देखिए भाई, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, ट्वाइस ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो t बराबर 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.5 मोल पर लीटर। देखिए कह रहा है ना कि A की कंसंट्रेशन 0.5 मोल से पहले थी 0.5 मोल, और जैसे जैसे समय बीता 10 मिनट के बाद A की कंसंट्रेशन कितना बची, 0.4 मोलर। तो t बराबर 0 टाइम पर 0.5 मोलर स्टार्टिंग कंसंट्रेशन थी, लेकिन जब 10 मिनट बीत गया, t बराबर 10 मिनट, तो कितना बचा भाई, 0.4। तो स्टार्टिंग में 0 था, इसी में से घट के तो 0.1 प्रोडक्ट बन गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस इंटरवल में 10 मिनट में, 0 to 10 मिनट में, 10 मिनट के अंदर के इंटरवल में कितना, 10 मिनट के इंटरवल में क्या रेट है, किस रेट से ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो देखिए, मैं अगर इस रिएक्शन का रेट आप लिखें, इस रिएक्शन का अगर आप रेट लिखें, तो बताइए भाई कैसे लिखेंगे, बोलिए। रेट इज इक्वल टू देखिए माइनस साइन 1/2, ये अपान में जाएगा, डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू -1/2 इंटू ए की कंसंट्रेशन में चेंज, ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज है, 0.5 से 0.4। तो चलो भाई 0, देखो डी का मतलब चेंज, ए स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इसकी कंसंट्रेशन में चेंज। तो 0.5 मोल पर लीटर पहले था, और बाद में कितना हो गया, 0.4। तो अब इसी को सॉल्व करना है। टाइम कितना मिनट भाई, 10 मिनट्स, कितना मिनट, 10 मिनट। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 मिनट लिख दिया। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। -1/2 इंटू 0.5 में से 0.4 अगर आप घटाएं तो कितना बचेगा, 0.1 अपान नीचे क्या, 10। ओके, तो ये देखिए भाई, अगर इस डेसिमल को हम हटाएं तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा ना, हाँ बिल्कुल। तो मैंने 1 को ऐसे लिखा, चूँकि ये डेसिमल यहाँ से हटाएंगे, अब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आया, 100, और 2 पहले से है, तो 2 और माइनस साइन के साथ इज इक्वल टू -1/200। ओके, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 0.005 माइनस में, ये है रेट मोल पर लीटर पर टाइम, ये है रेट, दैट इज मोल पर लीटर पर टाइम।
मोल पर लीटर पर टाइम। यह क्वेश्चन इस टाइप से आपके IIT JEE और नीट में आए हुए हैं। सबसे पहले इसमें A की कंसंट्रेशन घट रही थी, 10 मिनट के इंटरवल में कंसंट्रेशन 0.5 से 0.4 हो गई। मैंने पूरा सिनेरियो यहाँ लिख रखा है कि A की कंसंट्रेशन धीरे धीरे घट रही है, 0.5 से 0.4 हुई, 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में वो 0.3 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में जब 0.5 मोल था तो ये 0 था। उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन 0.4 हो गई, तो इसका मतलब जो 0.1 यूनिट इसमें लैप्स हुआ वो 0.1 यूनिट लैप्स होकर के प्रोडक्ट बनाएगा, वो है 0.1। तो अगर इस रिएक्शन का हम रेट लिखें तो रेट लिखते समय, अगर इस रिएक्शन का हम लोग रेट लिखें तो रेट लिखते समय हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में आएगी कि डेल्टा अपान डेल्टा कंसंट्रेशन अपान डेल्टा टी, डेल्टा कंसंट्रेशन अपान डेल्टा टी। तो डेल्टा डी कंसंट्रेशन अपान डी टी, तो -12, इसमें कंसंट्रेशन में चेंज 0.5, 0.4 अपान 10, 10, तो 1/2 ऐसे है। इसमें 0.5 से 0.4 जब हम घटाएंगे तो 0.1 आएगा, अपान 10 नीचे वैसे है। इस डेसिमल को जब हम हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 1/1 0 और 2 पहले से है तो 200 हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -0.005 मोल पर लीटर पर टाइम। तो यही है आपका रेट। इस रेट से यह रिएक्शन होगी, मोल पर लीटर पर टाइम। पिछले टर्न पे मैंने आपको यूनिट बताया था रेट का यूनिट, इसकी यूनिट मैंने पिछले टर्न पे आपको बताया था, मोल पर लीटर पर टाइम। मोल पर लीटर पर टाइम ये यूनिट है किसकी? रेट की, यूनिट है रेट की। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि रेट व्हाट इज द रेट। बताइए भाई, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में यूनिट समय में जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, दैट चेंज इज नोन एज द रेट। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि जो हमारे रेट को प्रभावित करते हैं, हमारे रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। तो अब हम लोग अगली हेडिंग देंगे कि रेट को प्रभावित करने वाले कारक, या इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। नोट, एक हेडिंग डाल दीजिए कि फैक्टर्स, ये हमारा लेक्चर 2 था। फैक्टर्स हेडिंग डाल दीजिए छोटी सी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द INFLUENCING, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन। मतलब किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है, उस दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अभिक्रिया की दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। देखिए भाई, पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कोई रिएक्शन में मैं लिख दूं, मैं यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, A + B आपस में रिएक्शन करके C और D बना रहे हैं। तो पहला ऐसा कौन सा फैक्टर है, पहला ऐसा कौन सा कारक है जो किसी भी अभिक्रिया की रेट को या दर को प्रभावित करता है? तो पहला है, जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की अगर ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा होगा, अगर इनकी कंसंट्रेशन कम होगी, धीरे धीरे अगर कम हो रही है तो रेट भी कम होगा। तो पहला फैक्टर कौन सा है? मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस द या अफेक्ट्स द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो भाई नोट करने वाला पॉइंट है ये, कंसंट्रेशन ऑफ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, तो आप छोटे में लिख लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो अभिकारक हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक की सांद्रता। जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं हिंदी बता रहा हूँ,
जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं वो इंग्लिश वाला लिख लें। अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता पर अपक्रिया की दर निर्भर करती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो भाई कंसंट्रेशन किस में हम लोग लेंगे? कंसंट्रेशन लेंगे मोल पर लीटर में। किस में लेंगे? मोल पर लीटर में। एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोल पर लीटर में, जैसे इसका अगर हम कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। लेकिन केमिस्ट्री एक चीज़ और कहती है कि अगर मान लीजिए N2 + 3H2 ये चेंज होके बनाया अमोनिया, मोल पर लीटर में नहीं है, ये गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है। अगर रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो किस पर निर्भर करेगा? तो ये कहते हैं कि यहाँ पर इसी के आगे कंटिन्यू करके लिखेगा कि इसी के आगे कंटिन्यू करके लिखेगा कि अगर रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो उसके प्रेशर पर, ये प्रेशर पर डिपेंड करता है। इफ इसी में इफ रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट then pressure affects the rate of reaction. Pressure affects the rate of reaction. ये इसी के अंतर्गत आप यहाँ पर आपका खत्म हो रहा है, तो यहीं पर आगे आप स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लिख सकते हैं छोटे ब्रैकेट में कि अगर मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन दी गई है तो हम कहेंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमारे रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में, इसको नोट कर लीजिएगा, अगर गैसियस स्टेटमेंट है रिएक्टेंट तो हम कहेंगे कि इनका जो प्रेशर है उस पर रेट डिपेंड करता है। प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? रेट किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर पर। ओके, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए भाई। दूसरे नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो पहला पॉइंट क्या था भाई? पहला पॉइंट ये था कि दूसरे नंबर पे पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन अगर हमारा रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो प्रेशर पर, प्रेशर इफ रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, इफ रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट। ओके, चलिए भाई, सेकेंड पॉइंट क्या है? मतलब पहला पॉइंट तो कंसंट्रेशन हो गया, दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट है टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर, तापमान। भाई कोई रिएक्शन, मान लीजिए कि कोई एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने दो रिएक्टेंट ए और बी मिला दिया, रिएक्शन नहीं हो रही है तो हमारा साथी कहेगा भाई इसको सेक करो, सेक करो, तो हमने इसको सेक कर दिया, फिर भी रिएक्शन नहीं हो रही है तो हमारा एक साथी कोई दूसरा कहेगा कि अरे इसको गर्म करो भाई, इसको हीट करो, तो उसको आप टेम्परेचर देंगे ना, टेम्परेचर देंगे। तो टेम्परेचर क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, उसको प्रभावित करेगा। तो दूसरा फैक्टर ऐसा है, पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। तीसरे नंबर पे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भाई रिएक्शन नहीं हो रही है, आपने गर्म भी किया तब भी रिएक्शन नहीं हुई, आपने कंसंट्रेशन में चेंज किया तभी रिएक्शन नहीं हुई, आपने सेक किया उसको तभी रिएक्शन नहीं हुई, तो आपने कहा कि अब सर कैसा करिए कि कुछ न कुछ कोई कैटलिस्ट डालिए। अब आप जो सूटेबल कैटलिस्ट हो, तो आपने एक एक कैटलिस्ट जो आपको सूटेबल लग रहा है कि इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है। तो तीसरा प्रभावित करने वाला जो कारक है, जो फैक्टर है, वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब भाई उत्प्रेरक, जो अपक्रिया की दर को आल्टर करते हैं, स्पीड को आल्टर करते हैं, वो है कैटलिस्ट। तो इसका मतलब रेट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तीन। कौन कौन? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। तीन ऐसे फैक्टर हैं कि जो डिपेंड करते हैं। तो देखिए, हम आप एग्जाम देने जाएंगे भाई, तो हो सकता है कि ये तीन लाइनें हम लोगों के लिए ज़्यादा लगें, तो आप एक नीचे, उसी के नीचे एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए
और स्क्वायर ब्रैकेट बना करके और यहीं पर लिखिए रेट, यहीं पे लिख लीजिए रेट, ठीक। और 3 बातें ऐसे लिख लीजिए, कौन कौन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, दूसरे नंबर पे टेम्परेचर और तीसरे नंबर पे कैटलिस्ट, तीसरे नंबर पे कैटलिस्ट, बस। और इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रेट पे इसको रेट डिपेंड्स, यहीं पे लिख लीजिए रेट डिपेंड्स, रेट डिपेंड्स कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट की, टेम्परेचर पर रिएक्शन का क्या टेम्परेचर है, कैटलिस्ट कौन सा रखा गया इस पर डिपेंड करता है। तो हमारा रेट जो है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। आप लोग पढ़ लिए, अब आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए भाई 3 बातें थी ना, कौन कौन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। देखिए शॉर्ट फॉर्म अगर बता दें, कंसंट्रेशन यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तीनों को पहला पहला अच्छा ले लीजिए, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और फिर क्या, कैटलिस्ट। अब देखिए यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, तो कंसंट्रेशन को Cn कर लीजिए, कंसंट्रेशन को Cn, बस इसी को सर्किल कर लीजिए, हो गया काम। तो अगर कोई पूछे कि रेट किन बातों पर डिपेंड करता है, CTC या CNTC, Cn माने कंसंट्रेशन, T माने टेम्परेचर और C माने कैटलिस्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर अल्टर करना है तो 3 चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करके आप रेट को चेंज कर सकते हैं। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के, टेम्परेचर रिएक्शन का और कैटलिस्ट को परिवर्तित करके आप अपक्रिया की दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो भाई हम लोगों ने 3 बातें सीखी कि हमारे अपक्रिया का जो रेट है वो कैटलिस्ट, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। तो कैसे कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, क्यों भाई रेट, तो अब आप लिख सकते हैं कि हाउ कंसंट्रेशन, हाउ रेट डिपेंड्स, हाउ रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, हाउ रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, कैसे रेट कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। तो आप इसके तहत हम लोग डिस्कस करेंगे और एक हेडिंग डाल दीजिए कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ 1 और मोर रिएक्टेंट। डिपेंडेंस ऑफ 3 कंसंट्रेशन, 3 यूनिट थी हमारे पास, कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है और कैटलिस्ट पर। तो डिपेंडेंस, आप छोटी हेडिंग डाल दीजिए, डिपेंडेंस ऑफ DEPENDE, डिपेंडेंस ऑफ रेट, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिपेंडेंस कंसंट्रेशन ऑफ, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन पर कैसे निर्भर करता है, तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट ये लिखेंगे। देखिए भाई समझिए, मान लीजिए हमारे पास है नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में अपक्रिया करके बना रहे हैं ट्वाइस अमोनिया, ट्वाइस NH3। केमिस्ट्री ये कहती है कि रेट इसकी कंसंट्रेशन पर निर्भर कर सकता है, रेट इसकी कंसंट्रेशन पर निर्भर कर सकता है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएं तो रेट बढ़ सकता है, इसकी कंसंट्रेशन में परिवर्तन करें, बढ़ाएं तो रेट बढ़ सकता है। तो जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, किसी एक कंसंट्रेशन पर या मोर देन 1 कंसंट्रेशन पर। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि अपक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे और इस पर ना करे, या इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन पर वो डिपेंड ना करे। तो पहला पॉइंट यही है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ 1 और मोर रिएक्टेंट्स। एक रिएक्टेंट पर निर्भर कर सकता है या एक से अधिक कंसंट्रेशन पर निर्भर कर सकता है, या ये भी हो सकता है किसी पर भी निर्भर नहीं कर सकता। मतलब इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तब भी रेट में कोई परिवर्तन नहीं, बाद में हम बताएंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसकी कंसंट्रेशन में परिवर्तन करें तब भी रेट में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है तो रेट दोनों पर ही निर्भर करेगा, ऐसा नहीं है। इस पर निर्भर कर सकता है,
इस पर भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर निर्भर करे, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं घटाएं तो रेट में चेंजिंग हो, इसके कंसंट्रेशन में बढ़ाएं घटाएं तो कोई रेट में परिवर्तन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट में है कि रेट डिपेंड्स, पहला पॉइंट क्या है भाई, मतलब रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ, रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन आर मोर रिएक्टेंट, जो अभी मैंने बताया एक या एक से अधिक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर वो निर्भर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल नाइट्रोजन पर निर्भर करेगा, इस पर भी कर सकता है, या इसी पर निर्भर करे इस पर ना करे, या दोनों पर करे। तो रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन आर मोर रिएक्टेंट्स, वन आर मोर रिएक्टेंट्स। तो देखिए भाई, अब ये बात क्लियर हो गई, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन आर मोर रिएक्टेंट्स, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए कि रेट इस बात पर निर्भर करता है। तो अब नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे सेकेंड पॉइंट क्या है, रेट लॉ, सेकेंड छोटी सेटिंग डाल दीजिए, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। देखिए अब रेट लॉ पे आ गए, यहीं से आर्डर निकलेगा, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है कि रेट लॉ क्या होता है भाई, रेट एक्सप्रेशन क्या होता है। एक छोटी सी हेडिंग डाल के सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, आप लोग भी डाल दीजिए छोटी सी लाइन, छोटी सी हेडिंग, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन होता क्या है। देखिए भाई, अभी अभी आपने पहले पॉइंट में क्या कहा है, पहले पॉइंट में आपने कहा किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। फिर आपने कहा कि वह दोनों रिएक्टेंट, तीनों रिएक्टेंट या जितने रिएक्टेंट हैं सब पर निर्भर कर सकता है। तो कैसे डिपेंड किया, तो उन्होंने कहा कि रेट, इसकी कंसंट्रेशन, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट चेंज हो रहा है, या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में चेंज करने से रेट चेंज हो रहा है। तो इनकी कंसंट्रेशन और रेट में क्या रिलेशन है, इनकी कंसंट्रेशन को चेंज करें तो रेट चेंज हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन 2 गुना करें तो रेट कितना गुना हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन 10 गुना करें तो रेट कितना गुना हो रहा है। तो जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट इज नोन एज द रेट लॉ। वही है रेट लॉ, उसी को हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। तो देखिए भाई, अगर हम एग्जांपल लें तो यहीं पर आप लिख सकते हैं क्या है रेट लॉ, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड rate of reaction is known as rate law, relation between concentration of reactants and rate of reaction is known as rate law, या इसी को रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं, इसी को हम लोग रेट इक्वेशन भी कहते हैं। तो देखिए भाई, एक जनरल रिएक्शन में मान रहा हूं, कि ए के ए मोल, बी के बी मोल, रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ जो सेकेंड पॉइंट है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन, नीचे जगह कम थी हमारे पास, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन। तो देखिए भाई समझिए, मैं एक जनरल रिएक्शन मान ले रहा हूं कि ए के ए मोल, बी के बी मोल आपस में रिएक्शन करके सी के सी मोल और डी के डी मोल बना रहे हैं, तो देखिए भाई समझिए, प्रयास करिए, ए के मोल, बी के बी मोल, सी के सी मोल बने और डी के डी मोल बने। तो इसका रेट
रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपने अभी पहला पॉइंट कहा, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। तो देखिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स और बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई। ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स, बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई। तो ये रेट जो dx अपान dt या जो dA अपान dt या dB अपान dt है वो किस पर निर्भर करता है, वो डायरेक्ट निर्भर करता है ए की कंसंट्रेशन की पावर x, बी की कंसंट्रेशन की पावर y। अब देखिए भाई यहाँ पर मैंने a नहीं लिखा, a के a मोल, यहाँ पर y की जगह मैंने b नहीं लिखा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो लिखा गया ना रेट, ये हमने अपने से नहीं लिखा, ये एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया कि ए की कंसंट्रेशन अगर हम वेरी करें तो रेट का वेरिएशन कैसे होगा, बी की कंसंट्रेशन को वेरी करें तो रेट का वेरिएशन कैसे होगा। तो ये तो आपका सौभाग्य है कि अगर x बराबर a आ जाए, y बराबर b आ जाए, तो यहाँ पर ये आपका अगर आ जाए, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाए। एक्सपेरिमेंट करके लिखा गया इसको कि इसकी पावर कितना होगी, इसकी पावर कितना होगी। तो यहाँ पर हियर x इज इक्वल टू, लिख लीजिएगा आप लोग भी, x इज नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एंड एक लाइन खींच लीजिए कि y बराबर b हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए, x की वैल्यू x में भी a आर नॉट इक्वल टू a, y b हो भी सकता, अगर b हो गया, अगर y b हो गया तो आपका सौभाग्य, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आ गया तो ये आपका सौभाग्य है। और अगर नहीं भी आ सकता है, जैसे यहाँ अगर 5 है तो आपके ये अगर हो सकता है यहाँ 2 आए, कि इसकी सेकेंड पावर में निर्भर करती है। तो ये चीज़ x a के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, y b के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए भाई यही है आपका, तो रेट RAT रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी है ना हमारे भाई, जो बायो के बच्चे हैं, जो नीट के बच्चे हैं वो भी, और जेई के बच्चे तो जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी होती है, कहीं भी अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा है कि a इज प्रोपोर्शनल टू b, कहीं लिखा है तो इसको हटाएंगे हम प्रोपोर्शनलिटी को, तो के कोई कांस्टेंट लगाते हैं ना, तो a इज इक्वल टू के भी लिखते हैं। जो बच्चे हमारे बायो के न जानते वो जान ले कि रूलिंग है कि अगर a इज प्रोपोर्शनल टू b है तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, दैट कांस्टेंट इज नोन एज k, a इज इक्वल टू के बी। मान लीजिए कि अगर t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए t इज इक्वल टू हम kp करते हैं, कोई कांस्टेंट ले लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए आप लोग, यहाँ पर बताइए यहाँ पर किसका साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का, इसको हटा लिया जाए, कोई कांस्टेंट ले लिया जाए, हाँ ले लिया हमने, k हो गया, फिर क्या a की कंसंट्रेशन की पावर x और क्या b की कंसंट्रेशन की पावर y। देखिए भाई यहाँ पर क्या है, k, वेयर k, बोलिए वेयर k इज इक्वल टू, देखिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो रेट से रिलेटेड है, इसलिए किसका नाम रेट कांस्टेंट लिख लीजिएगा, इसका नाम है रेट कांस्टेंट। तो इसका मतलब रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो भाई कितना बढ़िया फार्मूला निकला, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू, मतलब यहाँ पे इनटू है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो हम लिख सकते हैं। तो इसको आप, यही रेट ला है, तो आप अभी आगे मैं लिखवाऊंगा। तो रेट इज इक्वल टू आर करके लिख लीजिए, रेट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे के लगाया, तो कुछ किताब वाले, ये जो मैंने एक्टिव मास ऐसे लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, कुछ किताब वाले इस कंसंट्रेशन को सी लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे ए की कंसंट्रेशन, और यहाँ क्या लगाएंगे एक्स, ये एक्स क्या है इसकी पावर, और यहाँ से ये रिलेटेड नहीं है, ये इसके बराबर ही नहीं है, ये बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फिर क्या सी बी, ये बी कंसंट्रेशन ऑफ बी, और पावर क्या लगी है वाई। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, यही रेट ला है, लिखते चलिए, यही रेट ला है, यही रेट ला है, लिख लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट करिए आप लोग, ये रेट ला इंपॉर्टेंट है, ये बोलिए यही रेट ला है या ये रेट ला है, ऐसे लिखा जाए। कुछ किताब वाले ऐसे लिखते हैं, कुछ साइंटिस्ट ऐसे लिखते हैं, रेट ला, ओके। तो देखिए भाई रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू इनटू है ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हम एक फार्मूला लिख सकते हैं यहीं पर, और कई बार छोटे छोटे न्यूमेरिकल नीट में आए हुए हैं, तो लिख लीजिए रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट
रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ REACTANT, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज से हम आप लोगों से पूछेंगे तो हमेशा बोलिएगा कि रेट, ये हमेशा याद रहे, रेट इज क्योंकि कभी कभी वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे देगा, आपसे रेट पूछेगा, या कभी कभी आपसे रेट कांस्टेंट पूछेगा, कंसंट्रेशन दे देगा, रेट दे देगा। तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए भाई, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कैसे रेट ला लिखा। एक चीज़ ध्यान रखिए, फिर मैं बता रहा हूँ कि इस रिएक्शन को देख करके इस रेट ला को नहीं लिखा गया है, इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करके, इसको विजुअल करके हम यह रेट ला नहीं लिख सकते हैं। रेट ला एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है। आज के बाद एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि किसी भी रिएक्शन को देख करके रेट ला लिखा नहीं जा सकता है, किसी भी रिएक्शन को देख करके रेट ला नहीं लिखा जा सकता है। रेट ला एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, उसका डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कि इसकी कंसंट्रेशन वेरी करिए, इसकी कंसंट्रेशन वेरी करिए, रेट में कैसा वेरिएशन होता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पावर लगता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पावर लगता है। तो अगर कोई आपसे कहे कि भैया ये एक रिएक्शन है, इसका रेट ला लिख दीजिए, तो आपका क्या जवाब होगा कि अभी लिख दे रहा हूँ? नहीं भैया, किसी भी रिएक्शन को देख करके हम उसका रेट ला लिख नहीं सकते हैं, यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो रेट ला अगर कोई आपसे लिखने के लिए दे तो आप ऐसे जनरल लिख दीजिए और कह दीजिए कि सर ये जो पावर है ए का, ये इसके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये इसके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम किसी भी रिएक्शन को देख करके उसका रेट ला लिख नहीं सकते हैं। तो नीचे एक नोट लिखना है हम लोगों को। तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको लिखा जाए, रेट का मतलब क्या हुआ भाई? रेट का मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है ना। तो अगर कोई लिखना भी चाहे तो क्या इसको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी ना, तो डी आर अपान क्या, डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ये भी है, ये रेट है, ये रेट है, आर ए टी, ये रेट है, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए। ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, तो भाई इसी को मैंने सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, डी आर अपान डी टी। तो और ऐसे रेट को कहा जाता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ऐसे रेट को कहा जाता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, DIFFER, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको कहा जाता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो नोट हम लोगों को लिखना है कि रेट ला का जो एक्सप्रेशन है उसको हम आंख से देख के नहीं लिख सकते किसी रिएक्शन को। हमसे अगर कोई पूछेगा तो हम लोग यही कहेंगे कि रेट ला, वी कैन नॉट राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ला टू ऑब्जर्व ए केमिकल रिएक्शन, टू विजुअलाइज ए केमिकल रिएक्शन। तो नोट करके हम लोगों को एक चीज़ लिखनी है कि रेट ला लिख लीजिए भाई, रेट ला इज एन एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना, रेट ला इज एन एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना, रेट ला इज एन एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना। रेट ला एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, एक्सपेरिमेंट करके किसी भी रिएक्शन का रेट ला लिखा जाता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि भैया एक रिएक्शन है, इसका रेट ला लिख दीजिए, तो क्या आप लिख देंगे? कहेंगे नहीं भाई, हम नहीं लिख पाएंगे। क्यों?
क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, रेट ला इज एन एक्सपेरिमेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना। मतलब हम किसी भी रिएक्शन को देख के आंख से लिख नहीं सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, पहले नंबर पे एक एग्जाम्पल हम लोगों को लिखना है कि जैसे ट्वाइस NO, एक एग्जाम्पल ट्वाइस NO प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस NO2। चलिए भाई इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए आप लोग। NO का मतलब क्या हुआ? नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर क्या मतलब हुआ? ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाम लिख लीजिए इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम नोट करिए, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या है भाई? आप लोग जानते हैं, इसको बोलते चलिए ऑक्सीजन। इसका नाम बोलिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। किस कलर का होता है? कई बार ये पूछा गया है, CPMT में, नीट में पूछा गया है। ये ब्राउन कलर की एक गैस होती है, ब्राउन कलर की, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ब्राउन कलर की एक गैस होती है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो चलिए भाई इसका रेट ला लिखेगा, कौन बच्चा लिखेगा इसका रेट ला? सर हम आँख से देख के नहीं लिख सकते। तो हमने एक्सपेरिमेंटल इसकी जो वैल्यू आई है रेट ला की, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट करके ये रेट ला निकाला गया है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट के, फिर कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर क्या? 2। सौभाग्य है, ये फॉर्चुनेट कि यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट करके जब निकाला गया तो यहाँ 2 आया और 2 यहाँ पहले से है। और यहाँ पर क्या है? O2। यहाँ पर क्या? O2। यहाँ भी फॉर्चुनेट है, सौभाग्य है कि यहाँ 1 है कोफिशिएंट में, यहाँ पावर 1 आई। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट ला एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया वो ये निकाला गया कि रेट इज इक्वल टू K। हमने नहीं लिखा अपने से, ध्यान रखिएगा। इस रिएक्शन को देख करके मैंने नहीं लिखा, ये किताबों ने लिख रखा है, बुक्स ने लिख रखा है कि यह रिएक्शन है। इस रिएक्शन का रेट ला एक्सपेरिमेंट करके जब निकाला गया तो उसकी वैल्यू आई रेट इज इक्वल टू K, नाइट्रिक ऑक्साइड की पावर 2 इंटू एक्टिव मास ऑफ O2 की पावर 1। तो दिस इज द रेट ला फॉर द, किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ट्वाइस NO प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस NO2। बोलिए भाई, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, उस एग्जाम्पल में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, एग्जाम्पल नंबर 2 क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन देखिए भाई। एग्जाम्पल नंबर 2 CHCl3, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से हो रही है, क्लोरीन से हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 2 तो क्या बना? CCl4 और क्या? HCl। चलो भाई इसका नाम कौन बच्चा बताएगा? इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या? क्लोरोफॉर्म, CHLOROFORM, क्लोरोफॉर्म। ओके, इसका नाम बोलिए क्लोरीन। इसका नाम बोलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए भाई, एक मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप जानते भी होंगे, सॉलिड CCl4 अगर कहीं है, सॉलिड कार्बन टेट्राक्लोराइड के गोले आग बुझाने के काम में पहले यूज किए जाते थे। और सॉलिड CCl4 जिसका उपयोग फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में किया जाता था, उसका एक नाम है पायरीन, PYRENE। इसको नोट कर लीजिए, एक बार ये नीट में पूछा गया है, एक कंपटीशन में पूछा गया है कि व्हाट इज द पायरीन। पायरीन इज द सॉलिड CCl4। कहाँ इसका यूज किया जाता है? इसका यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, फायर EXTINGUISHERS, फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में, अग्निशमन के रूप में इसका यूज किया जाता है, आग को बुझाता है। तो देखिए भाई, ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप में यूज किया जाता है, बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्लोरीन है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसको तो आप जानते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस।
तो अगर कोई क्लोरोफार्म CHCl3, लेकिन अगर हम CHBr3 लिखें तो ब्रोमोफार्म, और अगर हम CHI3 लिखें तो आइडोफार्म। चलिए इसका रेट क्या हम आंख से रेट ला लिख सकते हैं देख के? इसका रेट ला आंख से देख के लिख नहीं सकते हैं। तो कैसे लिखा जाए? तो एक्सपेरिमेंट करके किताब वालों ने जो दिया है, बुक वालों ने दिया है, एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आई है कि एक्टिव मास ऑफ CHCl3 की पावर हाफ इंटू क्या Cl2। ये देखिए, ये है रेट ला। इस रिएक्शन का रेट ला है CHCl3 प्लस Cl2 का। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट CHCl3 की पावर CHCl3 की पावर हाफ यहाँ पर है। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे CHCl3 की पावर 1 है, Cl2 की पावर हाफ है। तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफार्म इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन की पावर हाफ। तो ये इसकी कंसंट्रेशन 1 पावर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ क्लोरीन की कंसंट्रेशन के हाफ के पावर डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ फॉर द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन के रेट लॉ ऐसे है। तो देखिए भाई, किसी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, फॉर्चुनेट तो यहाँ 1 आ गया, लेकिन क्या यहाँ हाफ है कि यहाँ हाफ लगा? नहीं। तो इसका मतलब कि इस रिएक्शन को देख के रेट लॉ नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और आप लोग पढ़े हैं वो एग्जाम्पल, एथिल एसीटेट का रिएक्शन CH3COOC2H5, CH3COOC2H5। एग्जाम्पल नंबर 3 CH3COOC2H5। इसकी रिएक्शन पानी के साथ अगर हो, एथिल एसीटेट है ये, इसका नाम बोलिए भाई, एथिल एसीटेट। CH3COOC2H5 प्लस H2O, तो क्या बना? CH3COOH प्लस C2H5OH। चलिए भाई बताइए इसका नाम, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ये वाटर है, इसका नाम बोलिए एसिटिक एसिड। इसी को सिरका कहा जाता है, एसिटिक एसिड। इसका नाम बोलिए एथिल एल्कोहल। ये एथिल एल्कोहल है। देखो बेटा, एथिल एसीटेट की अभिक्रिया रिएक्शन किससे हो रही है? वाटर से। तो क्या बन रहा है? एसिटिक एसिड बन रहा है, और क्या बन रहा है? एथिल एल्कोहल बन रहा है। यही एथिल एल्कोहल है, या इसी को क्या कहा जाता है? एथेनॉल। क्या कहा जाता है? इथेनॉल। तो देखिए भाई, इसकी रिएक्शन वाटर से होती है तो एसिटिक एसिड और एथिल एल्कोहल बनता है। इसको कहा जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इस पूरी रिएक्शन का नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इस रिएक्शन को कहा जाता है। एस्टर को हाइड्रोलाइज किया जा रहा है, पानी के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो इसका जो रेट ला आया है, क्या हम आंख से देख के लिख सकते हैं? नहीं सर, इसको हम आंख से देख के नहीं लिख सकते हैं। रेट ला एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है कि कैसे किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट पर डिपेंड करता है। तो इस टाइप से डिपेंड करता है। CH3COOC2H पावर की पावर 1 और यहाँ पर H2O की पावर 0। ये देखिए, यहाँ पर रेट कांस्टेंट K है। तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू CH3COOC2H5। एथिल एसीटेट की कंसंट्रेशन की पावर क्या? 1, और वाटर के कंसंट्रेशन की पावर 0 पर निर्भर करती है। तो देखिए यहाँ पर 1 था, फॉर्चुनेटली 1 आया। क्या यहाँ 0 है? नहीं, 0 नहीं, लेकिन फिर भी 0 आया। इसका मतलब कि 0 का मतलब 1। भाई मैथमेटिक्स में a की पावर 0 अगर कहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी मानी जाती है? 1। तो इसका मतलब कि रेट इज इक्वल टू K CH3COOC2H5। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? बोलिए इसकी वैल्यू, जब ये मैंने बता दिया फार्मूला, a की पावर 0 बराबर 1, तो H2O की पावर 0 बराबर क्या? इंटू 1। तो क्या आया? रेट इज इक्वल टू K, और यहाँ पर CH3COOC2H5। ओके, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, देखिए आ गया,
इसका मतलब कि ये वाटर की कंसंट्रेशन पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, केवल एथिल एसीटेट की कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है। ओके, तो इस टाइप से, इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ को समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई भी आपसे कहे कि ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट लॉ लिख दीजिए, तो आपका क्या जवाब होगा? बोलिए, बोलो बेटा बोलो, क्या जवाब होगा बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर हम इस रिएक्शन को देखकर रेट लॉ नहीं लिख सकते, रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है। तो अब इसी के नीचे एक छोटी सी बात है जो छूट रही है, उसको हम लोगों को पढ़ना है। हेडिंग डाल दीजिए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट शॉर्ट फॉर्म है SRR, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अभी तक हम लोगों ने रेट पढ़ा था, रिएक्शन रेट पढ़ा था, अब इसी के नाम के सामने आ गया स्पेसिफिक। कैसे इसको भाई जाने हम लोग? कभी कभी ये पूछा है कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या होता है, तो ये जानकारी हमको होनी चाहिए। हमने मान लिया कि एक जनरल रिएक्शन जिसमें A के A मोल, B के B मोल आपस में रिएक्शन करके C के C मोल और D के D मोल बना रहे हैं, तो रेट लॉ बोलिए भाई, इसका रेट लॉ कैसे लिखा जाए? K की पावर क्या? A की पावर X इंटू B की पावर क्या? Y। केमिस्ट्री कहती है कि अगर A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन या A की सांद्रता, अगर हिंदी में कहें तो B की सांद्रता अगर एक कर दी जाए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, अगर A की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो गई, A की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर मान लिया जाए और B की कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर लीटर मान लिया जाए, 1 मोल पर लीटर। अगर A की सांद्रता 1 माना जाए, B की सांद्रता भी कितनी मानी जाए? A 1, तो क्या होगा? अगर इन वैल्यू को इसमें रखा जाए तो रेट इज इक्वल टू K, ठीक। A की कंसंट्रेशन को 1 इंटू B की कंसंट्रेशन को 1। अजय बताइए यहाँ पे पावर x से लगा दें, यहाँ वाला कोई मतलब है इसका? अरे x की वैल्यू अगर 100 आए तो 1 का गुणा A की पावर 100 बराबर क्या? 1। और अगर 500 यहाँ पे ले लें तो इसका मतलब 1 गुणे 1 500 बराबर 1 ही तो आएगा, तो इसका मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो रेट इज इक्वल टू क्या आया? K, रेट कांस्टेंट, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो इसका मतलब कि अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर हम यूनिट मान लें तो रेट और रेट कांस्टेंट दोनों बराबर होते हैं, तो इसी रेट को हम कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो इसी रेट को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन, नोट कर लीजिए, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कब? जब रेट और रेट कांस्टेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएं, तो उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ओके, स्पेसिफिक। तो आप लिख सकते हैं एक लाइन में कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिट देन द रेट इज इक्वल टू, ये आपसे पूछ सकता है कि ये कब होता है? व्हेन इट हैपेंड। तो व्हेन कंसंट्रेशन, आप देख ही रहे हैं कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिट, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ये कब होता है? रेट कांस्टेंट के बराबर कब होता है? जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिट हो जाए, तो रेट और रेट कांस्टेंट बराबर हो जाते हैं। तो उस दशा में, उस स्थिति में हम रेट को क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ओके, क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। मैंने लिख दिया स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो इसका मतलब कि अगर कोई कहे कि भाई बोलिए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या है? इफ कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए आप डबल कॉमा में, इफ द reactants, if the concentration of reactants, यदि रिएक्टेंट की सांद्रता, if the concentration of reactants is unit, then rate
and rate constant, then rate and rate constant becomes equal to each other, and then rate is known as specific reaction rate. नोट कर लीजिए भाई डबल नेट कामा में इसको। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या है, तो आप कह दीजिए कि जब रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है तो हम उसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं। ओके। तो भाई देखिए हमारे पास स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की डिफिनीशन हमने बना लिया है, हमने आपको बता दिया स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या होता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस चैप्टर में, उसका नाम है आर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो हेडिंग डाल दीजिए आर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। आर्डर, कोटि, जो बच्चे हमारे हिंदी माध्यम के हैं उनको मैं बता दूं कि आर्डर का मतलब होता है कोटि, रिएक्शन की कोटि। आर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की कोटि क्या होती है? ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अवक्रिया की कोटि, जो हमारे हिंदी माध्यम से बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं, इसको कहा जाता है अवक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो देखिए भाई समझने का प्रयास करिए। अगर मैं एक जनरल कोई केमिकल रिएक्शन ले लूँ, ए मोल ए के और बी मोल बी के, सी मोल सी के बन रहे हैं और डी मोल डी के। अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह एक केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना है, तो आप लिख देंगे? कह दीजिए सर ये एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, ये एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ है, रेट लॉ हम नहीं लिख सकते। लेकिन मैं इस टाइप से इन जनरल रेट लॉ लिख सकता हूँ। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए की पावर क्या लिखें? ए, बोलिए भाई, और क्या लिखें? बी की पावर क्या लिखें? बी? नहीं सर नहीं, यहाँ पर ए बी कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप x लिखिए और यहाँ पर इन जनरल y लिख दीजिए। यहाँ x a के बराबर हो भी सकता है, x a के बराबर हो भी सकता है, x a के बराबर नहीं भी हो सकता है, y b के बराबर हो भी सकता है, y b के बराबर नहीं भी हो सकता है। ओके, तो a के a मोल, b के b मोल आपस में अपक्रिया करके c के c मोल और d के d मोल बनाते हैं। तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, इसके बाद a एक्टिव मास a की पावर x, एक्टिव मास b की पावर y। यह है आपका जनरल रेट लॉ है। इस रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ इन जनरल लिखा जाता है। हमको डिफाइन करना है आर्डर। आप लोग पढ़ के आए हुए इंटरमीडिएट में, आर्डर क्या है जी? आर्डर कुछ है नहीं, जो रेट लॉ है यही तो रेट लॉ है, यही तो जो आपने एक्सप्रेशन लिखा। या इसी को कुछ लोग कैसे लिखते हैं भाई, बताइए रेट लॉ को? रेट इज इक्वल टू के, ये जो कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया इसी को सी लिख देते हैं। यहाँ क्या लिख दिए? एक्स सी, आप बी की पावर क्या? वाई। तो आर्डर बताइए? आर्डर कुछ नहीं है, आर्डर जो रेट लॉ में कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, उसकी जो पावर है उन्हीं को जोड़ लेना है। तो आर्डर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, आर्डर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये देखिए कितना आसान है भाई। आर्डर इज इक्वल टू एक्स, किसी रिएक्शन का रेट लॉ आपको दिया रहेगा, रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उनकी जो पावर है उन्हीं को ऐड कर लेना है, बस। दैट इज नोन एज द आर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब आर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या? सम क्या? जोड़, सम माने जोड़, सम ऑफ द पावर्स। सम किसका? सम, एक्स और वाई का सम, जोड़। ये कहाँ थे? ये ए की कंसंट्रेशन का पावर है या बी की कंसंट्रेशन का पावर वाई है। तो इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें एक लाइन में कि आर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर आपसे कोई पूछ लिया भाई आज आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, आर्डर पढ़ा है, तो क्या है आर्डर? तो आप कैसे बताएंगे? आर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी अपक्रिया की कोटि
एक जोड़ है किसका, ए जो रिएक्टेंट की सांद्रता का पावर है उनका जोड़, उनकी सांद्रता के जो पावर हैं उन पावर का जो एडिशन है, समेशन है, दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कि सम ऑफ द पावर्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स, sum of the powers raised, sum of the powers raised on the concentration of, sum of the powers, sum माने जोड़, of the powers raised on the concentration of reactants, concentration of reactants, concentration of reactants in the rate law expression, in the rate law expression, in the rate law expression। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है यही रेट लॉ एक्सप्रेशन है। इसमें जो ए की कंसंट्रेशन है उसका जो पावर है, जो बी की कंसंट्रेशन उसका पावर है, दोनों का सम कर दें तो x प्लस वाई है, दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई समझ लीजिए, कोई जनरल रिएक्शन है, इस जनरल रिएक्शन का रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, हम लिख नहीं सकते। माना कि एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू आई तो इसकी जो पावर है इसको मैंने जोड़ लिया, ये जो पावर है इसी को ऐसे लिखा जा सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को कंसंट्रेशन सी माने कंसंट्रेशन ए पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बिग पावर वाई, दोनों को ऐड कर लिया तो एक्स प्लस वाई, ऑर्डर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो क्या है, ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर्स रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट, यही मैंने लिखा है और यही है ऑर्डर। तो अगर ऑर्डर आपसे मैं पूछूं तो आप सबसे पहला काम कहेंगे सर इसका रेट लॉ लिखिए, तो उसका रेट लॉ मैं लिख दूंगा। तो उसका रेट लॉ जब मैं लिख दूंगा तो आप लोग कहेंगे कि सर अब मैं तुरंत बता दूंगा, मैं जो कंसंट्रेशन की पावर है उसी को ऐड कर लीजिए, वही ऑर्डर है। तो यहाँ पर हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 इस तरीके से पढ़ के हम देखेंगे कि ऐसे आ सकता है। देखिए भाई, यहाँ पे हेडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हेडिंग थी, ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आपके पास एक रेट लॉ ऐसे है, एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आपके पास एक रेट लॉ ऐसे है, रेट इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 0, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 0 या और बी की पावर 0, ठीक है, या निगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर निगेटिव भी हो सकता है, और ऐसे भी कर दिया जाए, फ्रैक्शन भी होता है, निगेटिव भी होता है, ए की पावर 1 और बी की पावर क्या -1। ओके, तो ओवरऑल क्या हो गया ऑर्डर, बोलिए इसका ऑर्डर अगर हम पूछें या कोई रिएक्शन है उसका रेट लॉ है, अगर ऐसे रेट लॉ लिखा हुआ है तो इसका ऑर्डर 0 + 0 इज इक्वल टू क्या 0, या यहाँ पर आर करके बताइए, यहाँ पे 1 - 1 इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। तो इस टाइप से अगर रेट लॉ कहीं लिखा है तो उसका ऑर्डर 0। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर कहीं ऐसे लिखा है, रेट लॉ अगर आपके सामने ऐसे लिखा है कि ए की पावर 1, बी की पावर 0, ओके भाई। देखिए यह कोई एक केमिकल रिएक्शन थी, ए प्लस बी आपस में रिएक्शन करके सी और डी बनाए। तो यहाँ पर ऑर्डर बताइए, यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 0 इज इक्वल टू 1, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, मतलब यह रिएक्शन जो ऊपर वाली थी ये 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। और ये कौन सा ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या इसी को कैसे लिखा जा सकता है भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे आ सकता है कि ए की पावर यहाँ पर क्या लिखा जाए 0 और बी की पावर क्या लिखा जाए 1। तो देखिए यहाँ पर आपने ऐड किया ना, 1 को 0 के साथ जोड़ा तो 1। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सर ए की पावर 0 कर दीजिए, तो मैंने कर दिया, बी की पावर 1 कर दीजिए, तो क्या आ गया। यहाँ भी अगर हम ऐड करेंगे तो 0 + 1 बराबर क्या है 1। तो इस तरीके से अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, इसी तरीके से आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1, बी की पावर क्या 1
इज इक्वल टू जोड़ लीजिए इसको, तो क्या आएगा, इसका पावर 1, इसका भी पावर क्या 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, आर करके बताइए कि ए की पावर क्या कर दीजिए भाई, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, या कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है ना कि ए की पावर क्या यहाँ पर 0 और बी की पावर क्या 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से अगर किसी भी रिएक्शन का रेट ला यहाँ पावर 0 है तो जोड़ लेंगे 0, 1 और -1 है तब भी 0। अगर रेट ला इस टाइप से लिखा है तो इसका मतलब रिएक्शन 0 ऑर्डर भी हो सकती है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की भी हो सकती है, रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकती है। ओके, रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक नोट लिख सकते हैं कि ऑर्डर में भी 0, में भी पॉजिटिव, में भी निगेटिव, में भी फ्रैक्शनल। तो लिख लीजिए नोट करके, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो सकती है, 0 ऑर्डर की हो सकती है, सेकेंड ऑर्डर की हो सकती है और थर्ड ऑर्डर की हो सकती है। तो लिखिए, नोट करके लिखना है हम लोगों को, इसको नोट कर लीजिएगा, एक नोट लिखिए, नोट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी 0, 1, 2, 3, फ्रैक्शनल एज वेल एज निगेटिव, एज वेल एज निगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, 1, 2 मतलब रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की भी संभव है, रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर की भी संभव है। फ्रैक्शन का मतलब 1/2, फ्रैक्शनल का मतलब 1/2 या 3/2 या 5/2, इस टाइप से फ्रैक्शनल ऑर्डर एज वेल एज निगेटिव, निगेटिव भी हो सकता है ऑर्डर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एज वेल एज निगेटिव। तो इसको नोट कर लीजिए कि रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, पॉजिटिव, निगेटिव एंड फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का एक एग्जांपल देखिए, आपके सामने अभी आप लोगों ने लिखा था कि क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया CaCl3 प्लस Cl2, तो क्या बनाया था CCl4 प्लस क्या HCl, यही था ना। तो इसका आपने रेट कितना निकाला था, एक्सपेरिमेंटल रेट कितना आया था वैल्यू कि, बोलिए भाई, CHCl3 की पावर 1 था, इनटू क्या Cl2 की पावर क्या था, हाफ था ना, यही इसका रेट ला आया था। तो बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर बताइए आप लोग, इसका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पावर क्या है बोलिए 1 और यहाँ पावर क्या है हाफ, तो जोड़ लिया जाए ना, 1 + हाफ इज इक्वल टू, बोलिए 2 × 9 2, 1 3/2, 3/2 ये दिस, यही ऑर्डर। तो ये 3/2 का मतलब क्या हुआ भाई 1.5 ना, 1.5, तो फ्रैक्शन तो हुआ, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर। तो ऐसे संभव हैं कि 0 ऑर्डर भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है और नेगेटिव ऑर्डर भी हो सकती है। तो एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं, आप 2-3 क्वेश्चन नोट कर लीजिए। लिखिए, व्हाट इज द, नोट करिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए गिवन केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए गिवन केमिकल रिएक्शन फॉर विच rate law is given, for which rate law is given। ये क्वेश्चन है पहले नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैं आपको रेट ला दिया हूँ किसी भी रिएक्शन का। कैसे दिया गया है? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 3/2 और बी की पावर -1/2। चलिए भाई, यह कोई एक रिएक्शन है, ए प्लस बी आपस में रिएक्शन करके सी और डी बना रहे हैं। उसके लिए ये रेट लाया एक्सपेरिमेंटल रेट लाया। रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 3/2 बी की पावर -1/2। कौन बच्चा बताएगा कि इसका आर्डर क्या होगा? व्हाट इज द आर्डर ऑफ अ गिवन रिएक्शन? रेट ला लिखा हुआ है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, उनकी जो पावर हैं उन्हीं पावर को हम लोगों को ऐड कर लेना है। तो बताइए भाई, इसकी पावर को ऐड करना है तो आर्डर यही तो होता है आर्डर ना। किसी भी रिएक्शन का जो रेट ला होता है आर्डर इज इक्वल टू 3/2। ये 3/2 है, ये ना, इसको जोड़ना है और इसको ऐड कर माइनस, भाई इसको प्लस करके फिर माइनस कर लें, दिक्कत हो रही हो। प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस, तो 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, देखिए भाई नीचे डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन हो गया, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2/2 इज इक्वल टू क्या? 1। तो ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया भी गया है एग्जाम्पल। देखिए कितना आसान है। आर्डर कितना है भाई? 1। तो ये जो रिएक्शन दी गई है किस आर्डर की है? फर्स्ट आर्डर की, सेकंड की? 0 1 फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। इसी टाइप से इसको आप नोट कर लीजिए। इसी टाइप से अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं कि इसी के लिए रेट ला, सेकंड एग्जांपल रेट इज इक्वल टू के सी ए की पावर हाफ सी बी की पावर 0। तो बताइए भाई, इस रिएक्शन के लिए मैंने एक एग्जांपल ये बना दिया था रेट ला का कि एक्सपेरिमेंटल रेट ला इस टाइप से आया। इसके लिए यदि एक्सपेरिमेंटल रेट ला ऐसा आया हो, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर हाफ कंसंट्रेशन सी मानी कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 0, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ गिवन केमिकल रिएक्शन? तो बताइए भाई, आर्डर कैसे निकलता है? आर्डर निकलता है जो कंसंट्रेशन की पावर है रिएक्टेंट की उनको सम करके। तो इसका हाफ प्लस यहाँ पर क्या है? 0। तो जब 1/2 में 0 ऐड करेंगे तो 1/2 ही आएगा। 1/2 का मतलब 0.5। तो हाफ आर्डर की ये केमिकल रिएक्शन है। तो ध्यान रखिए भाई, ऐसे एग्जाम्पल आपके यहाँ आ सकते हैं और इसको आपको सॉल्व करना है। तो दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी रिएक्शन का रेट लिखेंगे, रेट ला लिखते हैं, तो रेट ला हम आंख से देख के रिएक्शन को नहीं लिख सकते। रेट ला एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। रेट ला लिख लेंगे तो जो पावर ऐड होती हैं, जो पावर उस पर रेज्ड होती हैं, उन्हीं पावर को हम सम कर लेंगे तो हमको आर्डर मिल जाता है। आर्डर 0 भी हो सकता है। अब मैं पूछूंगा आप लोगों से, आर्डर 0 हो सकता है? यस। आर्डर 0 फर्स्ट, यस। सेकेंड, थर्ड, और क्या? हाफ या फ्रैक्शनल, और क्या? निगेटिव। एक नोट लिख लीजिए कि जनरली थर्ड आर्डर या हायर आर्डर की रिएक्शंस अनकॉमन होती हैं। क्यों? ऐसा क्यों? व्हाई? ऐसा इसलिए कि प्रॉपर कोलिजन रिएक्टेंट के बीच में किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कोलिजन इज द मेन काज। तो जब 3 या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं तो देयर इज नो प्रॉपर कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। इसीलिए जो रिएक्शंस होती हैं वो थर्ड आर्डर या उससे ऊपर की रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक नोट लिख लें, एक नोट लिखेंगे कि रिएक्शंस हैविंग आर्डर थर्ड आर मोर आर अनकॉमन। रिएक्शंस ऑफ आर्डर थर्ड, आर्डर 3 आर अथवा हायर और हायर ARE आर अनकॉमन because of improper collision, because of improper collision। कोलिजन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। आप एक तो रिटन में क्या थर्ड आर्डर या उससे
हायर ऑर्डर की रिएक्शन कॉमन है, मिलती हैं, तो मैंने लिखा अनकॉमन है। तो आपका जवाब क्या होगा कि देयर इज नो प्रॉपर कोलिजन, कोई प्रॉपर कोलिजन के बीच में नहीं हो पाता, इसीलिए रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की या हायर ऑर्डर की अनकॉमन होती हैं। ओके, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, रेट ला एक्सपेरिमेंटली लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखा था किसके लिए, ये सारी चीज़ें मैंने लिखा था एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जो केवल एक स्टेप में कंप्लीट होती हैं, वो एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं। लेकिन अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होती है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिटरमाइन होता है उसके स्लोएस्ट स्टेप से। तो इसका मतलब कि रिएक्शन, बेसिक रिएक्शंस कितने टाइप की, बेसिक रिएक्शंस हमने दो भागों में इसको बांट दिया। पहले नंबर पे एलिमेंट्री रिएक्शन, पहले नंबर पे एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरे नंबर पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरे नंबर पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन वन पार्ट, टेक्स प्लेस ओनली वन स्टेप, टेक्स प्लेस इन ओनली वन स्टेप, केवल एक स्टेप में भाग लेती हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोसीड्स इन मोर देन वन स्टेप, प्रोसीड्स इन मोर देन वन स्टेप, एक स्टेप से ज़्यादा प्रोसीड करती हैं। तो देखिए भाई, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो किसके लिए किया था? एलिमेंट्री रिएक्शन के। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में प्रोसीड करेगी। मोर देन वन स्टेप का मतलब कि मान लीजिए ए कंप्लीट हो रहा है डी में, तो ये पहले ए गया बी में, बी गया सी में, और फिर सी कन्वर्ट हुआ डी में। तो ये रिएक्शन फास्ट है, ये स्लो है, और ये रिएक्शन स्लोएस्ट है। तो केमिस्ट्री वाले ये कहते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टेप है यही रेट डिटरमिनिंग है। तो यहीं पर इसी के नीचे एक स्टार बना के लिखिए, यहीं पर लिखिए एक स्टार बना के, उसी के नीचे, इसके नीचे आप लोगों को लिखना है स्टार बना के कि फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप। तो ध्यान दीजिए भाई, यह एक बेसिक रिएक्शन है, ये चेंज हो रहा है कंप्लीट में, लेकिन ए डायरेक्ट डी में नहीं कंप्लीट हो रहा है। पहले ए चेंज हो रहा है बी में, फिर बी चेंज हो रहा है सी में, और सी चेंज हो रहा है डी में। तो ये फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, और नीचे वाला स्लोवेस्ट स्टेप है। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है, जो स्लोवेस्ट स्टेप है, ए चेंज हो रहा है बी में, बी चेंज हो रहा है सी में, और सी चेंज हो रहा है डी में। तो यह फास्ट है, यह स्लो है, और ये स्लोवेस्ट है। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है यही रेट डिटरमाइन करता है। तो स्लोवेस्ट स्टेप इज ए रेट डिटरमिनिंग स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप इज ए रेट डिटरमिनिंग स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप इज ए रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको कई स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मिलेंगी, उसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप आपको दिया रहेगा, और जैसे ही स्लोएस्ट स्टेप आपको दिया जाएगा तो आप कह देंगे कि सर इसका ऑर्डर, इसका रेट स्लोएस्ट स्टेप से ही डिटरमाइन किया जाएगा। तो देखिए भाई, आज हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे हमारे नहीं समझ पाए बीच में, जिनको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तो हमारी इस रिवीजन क्लास में वो लोग समझ लें। मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ 10 मिनट में। तो आज हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया? हम लोगों ने ये बताया, मैं रिवाइज कर रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 2 को, अभी 5 मिनट में रिवाइज कर दूंगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो देखिए भाई, आज हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था? हमने कहा था कि रेट को लिखना है, तो रेट को लिखते समय मान लीजिए कि Hg + Cl2 ये बनाया HgCl2, तो इसका रेट लिखना हो तो माइनस, यहाँ पर देखिए DHg ऑफ क्या dt इज इक्वल टू माइनस साइन। क्यों? रिएक्टेंट की रिएक्टेंट का रेट लिखते समय भाई हम माइनस साइन लगाते हैं। मैं बता चुका हूँ कि समय के साथ रेट घटेगा, माइनस DCl2 अपान क्या dt इज इक्वल टू प्लस
HgCl2 अपान क्या है dt। तो माइनस साइन क्या दिखाता है, समय के साथ कंसंट्रेशन घटेगी, समय के साथ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये मैंने अभी स्टार्ट किया था और इसका नाम मैंने बताया था कि मर्क्यूरी क्लोराइड है, लेकिन अगर इसी का एक बड़ा भाई है उसका नाम है Hg2Cl2, तो वो है मर्क्यूरस क्लोराइड, वहाँ पे अस लगता है मर्क्यूरस क्लोराइड। इसी को मैंने क्या बताया था, कैलोमल। फिर मैंने क्या बताया आप लोगों को, फिर मैंने बताया कि ये रेट था, रेट के बाद मैंने बताया कि रेट ला क्या होता है, रेट ला बताया। तो रेट ला क्या था, रेट ला कुछ था नहीं। मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन है A + B आपस में रिएक्शन करके C और D बना रहा है, तो रेट ला ये बताता है कि इसकी कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज करें तो रेट कैसे वेरी करेगा, कितना गुना, मतलब इसकी कंसंट्रेशन और रेट में क्या संबंध होता है, वही है रेट ला। या इसी को हमने क्या बताया अभी, रेट एक्सप्रेशन, या हमने इसी को क्या कहा, रेट इक्वेशन। तो किसी भी रिएक्शन को देख करके आप रेट ला मत लिखिएगा, क्योंकि रेट ला एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, एक्सपेरिमेंट करके उसको निकाला जाता है। हम आंख से देख के किसी भी रिएक्शन का रेट ला लिख नहीं सकते हैं। तो रेट ला अगर आपको दिया रहे, जैसे मैंने लिखा कि ये है ट्वाइस NO + O2 = ट्वाइस NO2, ओके। तो अगर मैं कहूँ कि इसका रेट ला लिखिए, तो आपका जवाब होगा सर रेट ला लिख नहीं पाएंगे। एक्सपेरिमेंटली क्या आया, NO की पावर 2 × O2 की पावर क्या 1। अब अगर हम इसकी पावर को जोड़ दें तो यही आर्डर हो जाता है, क्यों भाई, 2 + 1 = क्या 3। तो रेट ला हम आंख से देख के लिख नहीं सकते हैं। तो रेट = मैंने एक फार्मूला भी बताया था आपको कि रेट = क्या, रेट कांस्टेंट × कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो भी याद रखिएगा। एक फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट था, रेट = रेट कांस्टेंट × कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट था। फिर मैंने आपको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बताया था कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर ये यूनिट हो जाए, ये यूनिट हो जाए, तो रेट और रेट कांस्टेंट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस रेट को हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया, आर्डर बताया। आर्डर बताया कि जो रेट ला होता है, रेट ला में जो रिएक्टेंट की पावर होती हैं उसको अगर ऐड कर लें तो वही आर्डर होता है। आर्डर 0 भी हो सकता है, आर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, और फ्रैक्शनल भी और नेगेटिव भी हो सकता है। थर्ड आर्डर की रिएक्शन अनकॉमन है, थर्ड आर्डर या उससे हायर आर्डर की रिएक्शन अनकॉमन है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हायर आर्डर होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते हैं, तो उनका प्रॉपर कोलिजन संभव नहीं है, प्रॉपर कोलिजन नहीं हो पाता है, इसीलिए थर्ड आर्डर या उससे हायर आर्डर की रिएक्शन अनकॉमन होती हैं। फिर हमने आपको बताया कि रिएक्शन 2 टाइप की, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं जो एक स्टेप में हो जाए, लेकिन ऐसी रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में होती हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, मैंने बताया। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई पार्ट में प्रोसीड करेगी, ए चेंज होगा बी में, बी चेंज होगा सी में, सी चेंज होगा डी में। ये फास्ट अगर है, ये स्लो है और ये स्लोवेस्ट है। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, स्लोवेस्ट स्टेप मैंने आपको लिखवाया भी है कि स्लोवेस्ट स्टेप, स्लोवेस्ट, ये ध्यान रखिए भाई, स्लोवेस्ट स्टेप यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमिनिंग और आर्डर डिटरमिनिंग, यही रेट डिटरमिनिंग होता है या आर्डर डिटरमिनिंग होता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। हमको याद रखने की क्या क्या बात है कि हम किसी भी रिएक्शन को देख के रेट ला नहीं लिख सकते, इसको याद रखने की बात है। आर्डर 0 भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। रेट ला लिखते समय रेट ला एक्सपेरिमेंटली लिखा जाता है, उसी के बेसिस पर हम जो पावर होते हैं उसको ऐड कर लें तो वही पावर आर्डर कहलाते हैं। आर्डर फ्रैक्शन निगेटिव होता है, बच्चे सब तो जानते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शन की बात, नेगेटिव की बात आती है तो घबरा जाते हैं। नहीं, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं फिनिश करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अगले टर्न पर मैं इसके आगे प्रोसीड करूँगा। मैं स्टार्ट ये करूँगा कि आर्डर मैंने डिफाइन कर दिया है, आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। जो समस्या आपको आएगी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आर्डर पर कैसे रिएक्शन का आर्डर निकालेंगे, बहुत आसान है। रेट = रेट कांस्टेंट × कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये फार्मूला याद रखना है हम लोगों को। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।